सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। हमारे खास बुलेटिन मॉर्निंग बुलेटिन में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग भवन चौक में अलौकिक जन्मोत्सव अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम बीके मदन भाई और बीके कस्तूरी माता जी के अलौकिक जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ है। दोनों पिछले 20 वर्षों से संस्था से जुड़े हुए हैं और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पवित्रता के पथ पर अग्रसर हैं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा दीदी ने कहा है कि ईश्वरीय ज्ञान की धारणा के लिए गृह त्याग नहीं बल्कि मनोविकार का त्याग आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि आज जब परिवार और संबंधों में विकृतियां आ रही हैं, ऐसे समय में निस्वार्थ भाव और समरसता से समाज को जोड़ा जा सकता है। पुरानी चौक सेवा केंद्र प्रभारी बीके ऋतु दीदी ने कहा है कि सहज राजयोग को जीवन में अपनाने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि तनाव मुक्त जीवन शैली ही प्राप्त होती है। उन्होंने बताया है कि नियमित राजयोग से विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की विशेष रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी टोंक जिले के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिला कारागृह और बरौनी थाने का निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ जनसुनवाई भी की है। जस्टिस जी.आर. मूलचंदानी ने सबसे पहले जिला कारागृह का बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने बंदियों से संवाद कर जेल की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा है कि जेल में बंदियों को मिलने वाली सुविधाएं संतोषजनक है। वहीं कुछ बंदियों की पेशी से जुड़ी तारीख संबंधी समस्याओं पर भी जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान जस्टिस मूलचंदानी ने जेल में मिलने वाले भोजन की भी तारीफ की है। इसके बाद सर्किट हाउस में उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर मानव अधिकार से जुड़े लंबित मामलों पर जन सुनवाई की है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। मैंने वहाँ जितने भी बंदी हैं उनसे वार्ता करके सारी स्थिति जानी और वहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वहाँ चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनके बारे में भी मालूमात किया और करीब करीब सभी बंदियों से इंटरेक्ट करके मैंने पूछा तो सब स्थिति ठीक है। करीब 422 बंदी हैं वहाँ, एक महिला भी है उसमें और चिकित्सालय का भी जो कार्य है वो भी बिल्कुल सुचारू है, ठीक है। अमूमन देखा जाता है कि बंदियों को तारीख पेशी से जुड़ी जानकारी नहीं दी जाती, किस तरीके? देखिए ऐसे कुछ मामले मेरे सामने आए हैं। अधिकतर उन मामलों में से संबंधित जो मैटर्स हैं वो ट्रांसफ़र के केसेस हैं, जो कुछ बाहर के जिलों के जो मूल बंदी हैं वो यहाँ जो है भेजे गए हैं। उनके लिए मैंने जो है वो वहाँ के जेल प्रभारी सुपरिटेंडेंट से जेलर को निर्देश दिए हैं कि वारंट देके उन बंदियों को उनकी तारीख की जानकारी दी जाए। बांदीकुई निवासी बाइक सवार युवक भैंस से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए केडली के उप जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब युवक अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था। जानकारी के अनुसार बांदीकुई निवासी मुरारी मीणा अपनी बाइक से अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहे थे और समूचे गांव की बिजली घर के पास पहुंचे तो अचानक एक भैंस सामने से आ गई। इससे बाइक की भैंस से जोरदार टक्कर हो गई। चिकित्सक डॉक्टर दिनेश यादव ने बताया है कि युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया और उससे उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। केडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। एक मुरारी नाम का पेशेंट आया, एक्सीडेंट का केस है, जो अपनी बहन से मिलने के लिए आ रहा था और उसकी सड़क पर भैंस की वजह से एक्सीडेंट हो गया और अभी वो अस्पताल में हमारे पास उपचार कराने के लिए आया है। क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन उसकी सही है, बाकी सिर पे और पैर पर चोटें आई हैं, जिनका उपचार भी चल रहा है हमारे जिला अस्पताल में। बूंदी से खबर देख रहे हैं। नेपाल में चल रहे हिंसक और अराजक आंदोलन के बीच बूंदी का एक परिवार पोखरा में फंस गया है। जी आपको बता दें, बूंदी के देवपुरा निवासी हेमराज सोनी और उनकी पत्नी सूरत सोनी सहित कुल 7 लोग धार्मिक यात्रा के लिए नेपाल गए थे, लेकिन अचानक हुई हिंसा के कारण वहीं फंस गए। परिजनों के लिए हर पल काटना मुश्किल हो गया था और वे चिंता में सो भी नहीं पा रहे थे। बता दें, हेमराज सोनी के बेटे लोकेश सोनी ने संकट की घड़ी में मदद के लिए राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक और कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा से संपर्क किया है। शर्मा ने तत्काल विदेश मंत्रालय और नेपाल में भारतीय दूतावास से बात कर और फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित वापसी की मांग की। इसके बाद नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कार्रवाई शुरू की और गुरुवार रात को फंसे हुए सभी लोगों को उनसे फोन पर संपर्क किया। इस संपर्क के बाद परिवार की भारत वापसी की उम्मीदें बढ़ी हैं। बूंदी से पुरुषोत्तम की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
बूंदी निवासी श्री हेमराज जी सोनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूरज सोनी जी धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए थे और वहाँ पर जो हिंसक और अराजक उपद्रव हुआ उसमें वो पोखरा में फंस गए और एक होटल में ही बंद हो गए। मोबाइल सारे वहाँ बंद हो गए थे, कोई संपर्क सूत्र नहीं था। उसके बाद उनके पुत्र लोकेश जी सोनी ने ओम प्रकाश जी मीणा के माध्यम से संपर्क किया तो तत्काल हमने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। भारत सरकार विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई, मानवाधिकार आयोग में शिकायत करवाई, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की और नेपाल भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारतीय दूतावास की ओर से मुझे वहाँ चंचल जी हैं, उन्होंने संपर्क किया और फिर लोकेश जी से उनके परिवार से के माध्यम से जो बूंदी के लोग, हाड़ौती के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, हेमराज जी सोनी, सूरज जी सोनी, सबका भारतीय दूतावास से संपर्क हो गया। 4 सितंबर को माता पिता मौसी जी और मेरे भैया भाभी के साथ नेपाल की यात्रा पर गए थे। पटना से जयनगर होते हुए नेपाल में उन्होंने प्रवेश किया, जनकपुर के दर्शन किए, उसके बाद काठमांडू गए, पशुपतिनाथ इनके दर्शन कर वो पोखरा के लिए रवाना हुए। फिर पीछे से जो ये नेपाल में उपद्रव हुआ उसके कारण वो पोखरा में 2-3 दिन तक फंसे रहे। किसी होटल में सुरक्षित स्थान पर उन्होंने शरण ली। अब उसके बाद थोड़ी चिंता हमने महसूस करी परिवारजनों ने, तो हमारे मित्र ओम प्रकाश जी मीणा के जरिए हमने भाई चरमेश जी भाई साहब से संपर्क किया। उनके जरिए दूतावास को सूचना दी गई और वहाँ से जो सहायता उपलब्ध हो सकती थी वो उसकी जानकारी उन्हें दी गई। एक संपर्क सूत्र भी उन्हें दिया गया पोखरा से ही, ताकि उनसे बात कर सके, कोई भी आवश्यकता हो तो उनसे मदद प्राप्त कर सके। टॉक से खबर देख रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत विषय पर कार्यशाला भाजपा जिला कार्यालय टोंक में आयोजित हुई है। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की है, जबकि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी मुख्य अतिथि रहे हैं। परनामी ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा केवल कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक जन अभियान के रूप में चलाया जाएगा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में परनामी ने कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। टॉक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट। आयोजन था, किस तरीके की वर्कशॉप है, क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो न केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता हैं, जिनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा, जो एक गरीब परिवार में उन्होंने जन्म लिया और जिन्होंने अपना जीवन अपने पिताजी के साथ मिलकर के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से शुरू करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक बने। तब भी उन्होंने वहाँ संघर्ष किया और राष्ट्र के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, समाज की संस्कृति के लिए काम किया। उसके पश्चात वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने, तो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पूरे गुजरात प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष का उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया। गुजरात को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम किया। गुजरात में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया। वो समय ऐसा था उनका, जो 15 वर्ष का जो कार्यकाल था, पूरे देश की जनता उस कार्यकाल की सराहना करती थी। टॉक से खबर देख रहे हैं। टॉक की बनास नदी में डूबने से होने वाली मौतों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, सदर थाना क्षेत्र के गलौद घाट पर नहाने गए 15 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई है। टोंक के सदर थाना इलाके में गलौद घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब 15 वर्षीय इमरान अपने साथियों के साथ बनास नदी में नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान इमरान और उसका एक दोस्त गहरे पानी में चले गए। घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने उसके साथी को भी सुरक्षित निकाला है। बता दें आपको, लेकिन इमरान डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि मृतक के परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। टॉक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट।
नाम गासिका हेड कांस्टेबल 113 थाना सदर टोंक। किस तरह का मामला है, क्या घटना सामने आई? ये बच्चा कोई नहाने गया था नदी में, गहलोद रपटे पे, जो बहाव के हिसाब से नदी में डूब गया। पानी में डूबने से मौत हुई है। अच्छा, कितने जने थे, किस तरह से हादसा हुआ है, क्या बताया? और भी नहा रहे थे नहाने में, तो बाकी ये कोई जैसे वहाँ पानी का बहाव था और गहरा था, उसमें चला गया, गहरे पानी में जाने से मृत्यु हो गई। 2-3 जने और थे इसके साथ? हाँ, साथ में थे, जो वो निकालते ये डूब गए। पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना कर दिया परिजनों ने। हम पर पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते हैं, नहीं कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। रिपोर्ट देने के लिए भी मना कर दिया। लिखित में देके लिखित में देके गए हैं रिपोर्ट, बिना पोस्टमार्टम? हाँ, बिना पोस्टमार्टम पंचनामा भर लिया है, मगर पोस्टमार्टम करवाना नहीं चाहे। बताओ अपना। जावेद, क्या बात हुई थी, किस तरह से पूरा इकट्ठा कर? मैं वहाँ काम कर रहा था, तो ये 12:30-1 बजे के करीब नहाने के लिए गए थे बच्चे लोग। तो वहाँ वापसी जब डूबने लगे, 2 व्यक्ति थे, ये 3 व्यक्ति थे वहाँ पर, तो 2 वहाँ डूब रहे थे। तो एक लड़का, इन्होंने उसको तो बचा लिया, एक डूब गया। तो एक लड़का भागे हुए इनके पास आया, इनको बुला के वहाँ लेकर गया मौका वारदात पे जहाँ यह हादसा हुआ है। हम इनके पीछे वहाँ गए तो उसको ढूंढने लगे। कितने बजे की बात है ये? करीब 1:30 बजे 2 बजे करीब की बात। अच्छा, 1:30 से 2 के बीच में ये हादसा तो हुआ। आप बाद में गए वहाँ पर? हाँ, हम थोड़ी देर बाद में, मतलब 10-15-20 मिनट बाद हम वहाँ पहुँच चुके थे। कौन है मृतक, कहाँ का रहने वाला? मृतक अपना पवेलियन है, यहाँ झोपड़े लगा के रहते हैं ये लोग। अच्छा, ये अपने खेल में दिखाते हैं। छोरे का नाम इमरान है। और से खबर देख रहा हूं, क्षेत्र के भैंसवाड़ा गांव में पुल निर्माण में घटिया गुणवत्ता और खस्ता हाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना जो है वो समाप्त हो गया है। गांव में बन रहे पुल की खराब गुणवत्ता और सड़क की जर्जर हालत से परेशान होकर ग्रामीण विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें आपको, पिछले 4 दिनों से 3 युवक आमरण अनशन पर बैठे थे, जिससे स्थिति गंभीर होती जा रही थी। वहीं विधायक छगन सिंह, राजपुरोहित उपखंड अधिकारी सावरलाल रेगर और सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी मांगों को भी सुना। लंबी बातचीत के बाद ग्रामीणों की मांगों पर सहमति बनी। विधायक राजपुरोहित ने आश्वासन दिया है कि पुल निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और सड़क की मरम्मत भी शुरू होगी। बता दें आपको, इसके बाद उन्होंने तीनों अनशनकारी युवकों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया और धरना समाप्त किया। आहोर से संजीव कुचल की खास रिपोर्ट। ग्रामीणों की कुछ मांगे थी, किस प्रकार क्या निर्णय लिया गया? बिल्कुल 4 दिन से ग्रामीणों को ये बाईपास, जब ये पुल बन रहे थे दोनों, एक तो मुख्य मार्ग जो जालोर की तरफ जाता है और एक भैंसवाड़ा के अंदर, दोनों पुल का काम जो अधूरा था, उसको लेकर ये सब शुरू हुआ धरना। और मुख्य तो ये जो मेन रोड का अगर बन जाता तो ये स्थितियां थी, उससे वो जब डाइवर्जन दिया तो उससे अंदर के जो रोडें थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी जायज युवाओं की मांग थी कि इसको समय पर ठीक करे। बारिश के कारण अधिकारियों ने उसको ठीक नहीं करा था। आज उनको यहाँ हमारे साथ में सभी अधिकारी भी साथ में थे, हमने बात कर ली है कि कल ही, आज जैसे जेसीबी से लेवल करेंगे और कल ही उसके जो कुछ काम है, जो ग्रेवल डालना है उसको डालकर, जीकरा डालकर उसको करेंगे। और आज जो इन्होंने मांग रखी है, एक तो मुख्य सीसी रोड बनाने की ये, और उसके बाद में ऊपर का जो ये एक्चुअल में ये पुल जो 90 लाख की जो चर्चा कर रहे थे, वो काम अभी तक अधूरा है। करीब इसका 25 लाख रुपए इसको भुगतान हुआ है और इसका लगभग इसके 57 लाख के करीब इसका 18% उसने माइनस बिलों में लिया है। तो इसका जो नियमों के तहत ये 90 लाख का है, लेकिन उसको भुगतान, सरकारी भुगतान 57 या 67 लाख रुपए होगा जब वो काम पूरा करेगा। अभी तक उसको सिर्फ मात्र 25 लाख का भुगतान हुआ है और काम उसका अधूरा है। और काम अधूरा है तो पैसा उसको जब तक, और उसका 10% बाद में उसकी गारंटी पीरियड में भी जो उनका रखेगा, 5 साल तक उसको सुरक्षात्मक रखना है। 5 साल में उसको कुछ गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करना है, ये भी उसकी गारंटी पीरियड भी है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो संदेह था इनके मन में, ग्रामीणों के मन में और युवाओं के मन में, उनके मन में से संदेह निकाला और उनको बढ़िया काम करके तो ये सभी ग्रामीण आज खुश हो गए और युवा भी उन्होंने अनशन तोड़ दिया है और विश्वास दिलाते कि पूरे और क्षेत्र में 97 रोड पुल, करीब 30 से 30 पुल, ये इसका काम शुरू होने वाला है। बारिश के बाद में कई काम, जो मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि बारिश में जितना भी आपको सड़कें खराब हुई है उसको भी लेकर हमने साफ पेज के, जहाँ गारंटी पीरियड में सड़कें वहाँ गारंटी से ठीक होगी, जहाँ पेज के लायक रोड है उसको पेज करवाएंगे।
टोंक से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जहां टोंक जिले की ग्राम पंचायत पलई से इस वर्ष की चतुर्थ शीतला माता पद यात्रा का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ हुआ है। किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह चौहान ने बताया है कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी यात्रा बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ रवाना हुई है। यात्रा ग्राम पंचायत पलई से निकलकर रीको बालाजी के होते हुए आगे बढ़ी है। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालु गीत संगीत के साथ नाचते गाते हुए शामिल हुए हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा, फलाहार और नाश्ते से स्वागत किया गया है और सत्कार भी किया गया है। यात्रा मुंडिया, चाकसू आदि स्थानों से होकर गुजरी, जहां पदयात्रियों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है। शीतला माता मंदिर पर पहुंचकर महाप्रसादी का भी वितरण किया गया। टोंक से ब्रजेश परिडवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीग से खबर है, शुक्रवार को डीग शहर में गुर्जर समाज ने स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जयंती धूमधाम से मनाई है। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जिसमें डीग जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। शोभा यात्रा की जो शुरुआत है कामा गेट स्थित लाल वाले कुंडे से हुई है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़न के प्रतिनिधि के रूप में उनके सुपुत्र मनु गुर्जर मुख्य अतिथि रहे हैं। शोभा यात्रा गुर्जर हनुमान मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार, लक्ष्मण मंदिर, घंटाघर, नई सड़क, राजकीय चिकित्सालय, गणेश मंदिर और पुरानी अनाज मंडी से होते हुए अपने गंतव्य पर पहुंची। इस दौरान विभिन्न समाजों के लोगों ने पुष्प वर्षा का शोभा यात्रा का स्वागत किया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीग से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां डीग जिले के गांव आऊ के पास शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे सड़क किनारे एक अखबार में लिपटा हुआ 4 महीने का भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इस घटना की जानकारी गौ सेवक खेमा ने तुरंत पुलिस को दी है। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। एएसआई हरवीर सिंह ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर डीग चिकित्सालय पहुंचाया है। वहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमराज गुर्जर ने भ्रूण की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली कि एक भूड़ आऊ के पास में पड़ा हुआ है। वहाँ मैं वह जाते के साथ पहुँचा। भूड़ को जो करीब 4-5 माह का था, जो मृतक पड़ा था, जिसको लाकर अस्पताल में पोस्टमार्टम हेतु लेकर आए, मोर्चरी में रखवाया गया। कार्रवाई जारी। कोटा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर की जिला स्तरीय कार्यशाला GMA सभागार में आयोजित हुई। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा पर विस्तार से चर्चा की गई है। जी हां, जन्मदिन के पूर्व में ये सब कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देना। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया है कि 17 सितंबर को सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान, बोरखेड़ा में स्वास्थ्य जांच शिविर और जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नमो युवा रन के संयोजक राकेश मिश्रा ने बताया है कि युवाओं में फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में नमो युवा रन का आयोजन होगा। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। सीकर से खबर, सीकर के रनौली थाना क्षेत्र में चलती इनोवा कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है। ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पलसाना बाईपास के पास हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा तो टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे ही कार में आग लगी, ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और खुद कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जो थी वो जलकर राख हो गई, कबाड़ हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर रनौली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट। नौहर से खबर, नौहर तहसील के गांव टोपरिया में वार्ड नंबर 3 के ग्रामीण पिछले कई महीनों से अपने घरों के पास लगे एक बिजली ट्रांसफर को हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये ट्रांसफार्मर उनके बच्चों के लिए जान का खतरा बन गया है। बता दें आपको, ट्रांसफार्मर को कई समय से हटाने की मांग की जा रही थी, मगर अभी तक कोई
हटाया नहीं गया है। करीब 7 से 8 महीने पहले बिजली विभाग ने हरफूल सहारण के घर के पास आबादी क्षेत्र में ये ट्रांसफार्मर लगा दिया था, लेकिन अभी तक इसे चालू भी नहीं किया गया। बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे अक्सर गलियों और घरों के पास खेलते हैं और अगर ये ट्रांसफार्मर चालू हो गया तो किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने इसे संबंध में बिजली विभाग के जेईएन, कनिष्ठ अभियंता और एएन सहायक अभियंता और कई बार लिखित में शिकायत भी दी है। इसके अलावा बात करें तो गांव में हुई रात्रि चौपाल के दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर से भी इस समस्याओं को उठाया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। न्यूज़ 21 के माध्यम से ग्रामीणों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो उनके घरों के पास इस ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द हटवाएं और ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। नोहर से सेठी गुदारा की खास रिपोर्ट। आपका नाम? नाम तो फूल सारण है। अच्छा, गाँव? टोपरिया। ये विद्युत ट्रांसफार्मर कितने दिनों से लगा हुआ है यहाँ? 6-7 महीने हो गए इसको। अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत तो बच्चा छोटा है। अच्छा, ऊपर नहाने के ऊपर लगेड़ा है। अच्छा अच्छा करंट आवाज के ऊपर है। अच्छा, प्रशासन को आपने अवगत करा दिया है क्या? करा दिया, ये न अच्छा पाड़े अटकुल है। अच्छा अच्छा, जिला कलेक्टर को भी आपने अवगत कराया क्या? फिर क्या बोला आपको? पढ़ा देंगे। अच्छा, पढ़ा देंगे। और आपको ये आदेश आया है क्या इनका? आदेश तो क्या लगाना में आए है। अच्छा, आपकी मांग क्या है ये बताओ? मांग तो मारो हटा के बिना लगाना है। अच्छा, आप यहाँ हटाना चाहते हो यहाँ से? हाँ। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 नवी के लिए। नमस्कार।